जैसा कि हमें पता है कि जो वस्तु की को हम खरीदते हैं कीमत के अनुसार खरीदते हैं। कीमत वस्तु की मांग को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे कारक हैं कीमत के अलावा जिससे वस्तु की मांग प्रभावित होती हैं। तो यहाँ पर कीमत के अलावा वस्तु की उपभोक्ता की आय हो गया, अन्य वस्तुएं हो गई या भविष्य की कीमतें कई प्रकार से हमारी मांग को प्रभावित करती हैं। तो हमने मांग के नियम भी पढ़ लिया, मांग का अर्थ पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है मांग के प्रकार। देखिए यहाँ पर जो मांग की जो प्रकार है, टाइप्स ऑफ डिमांड, उसको मांग को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों के आधार पर बांटा गया है। तो ऐसे में जब मांग के प्रकार की हम बात करेंगे तो ध्यान में ये रखना, ये मांग के प्रकार मांग को प्रभावित करने वाले कारकों के आधार पर बांटा गया है। तो बेसिकली 4 प्रकार के मांग होती हैं। नंबर 1 कीमत मांग, नंबर 2 आय मांग, नंबर 3 तिरछी मांग और नंबर 4 अन्य मांग। कीमत मांग में वस्तु की कीमत और मांग की मात्रा में संबंध व्यक्त किया जाता है। आय मांग में बस उपभोक्ता की आय और उसकी मात्रा के बीच में संबंध स्थापित किया जाता है। जबकि तिरछी मांग जो है अन्य वस्तु, कौन सी वस्तु? अन्य वस्तु, यानी कि संबंधित वस्तु की बात करते हैं। और ये 2 प्रकार की होती हैं। एक है आपकी स्थानापन्न वस्तुएं, मैं फिलहाल डिटेल से बताऊंगा लेकिन फिर भी समझ लीजिए। और दूसरी वस्तु होती हैं पूरक वस्तुएं। इन दोनों के कारण से वस्तु की मांग प्रभावित होती है। इसके अलावा चौथा टाइप है अन्य मांग। अन्य मांग में भी कई प्रकार की मांग होती हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे संयुक्त मांग के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे व्युत्पन्न मांग के बारे में। इसके अलावा एक और मांग है, वो है आपका सामूहिक मांग। ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये टाइप्स ऑफ डिमांड है और एग्जाम में अक्सर पूछा भी जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। एक एक करके सबके बारे में पढ़ लेते हैं। शुरुआत करते हैं कीमत मांग। और बेसिकली कीमत की मांग के बारे में आप सब लोग जानते ही हैं। ऐसी मांग जो वस्तु के कीमत के अनुसार तय होती हैं। ऐसी मांग, कीमत मांग का वस्तु की कीमत और मांग के बीच के संबंध से होता है। यानी कि वस्तु की कीमत के आधार पर अगर वस्तु की मांग की मात्रा तय होती है तो उस मांग की मात्रा को कीमत मांग के नाम से जानते हैं। और हम सबको पता हुआ कि वस्तु की कीमत मांग सभी प्रकार की वस्तुओं उन मात्राओं से है जो एक निश्चित समय पर अवधि में एक निश्चित कीमतों पर उपभोक्ताओं के द्वारा मांगी जाती है। मतलब वह मांग जहाँ पर वस्तु की मांग की वह मात्रा जो उसकी कीमतों के आधार पर तय होती है कि निश्चित कीमत पर जितनी मांग की मात्रा की जाती है उसे हम कीमत मांग कहेंगे। तो वस्तु की कीमत और मांग की मात्रा के बीच में हमेशा ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। यानी कि जब भी कीमत मांग की बात करेंगे तो हम ये पाएंगे कि यहाँ पर ऋणात्मक संबंध हो रहा है, क्योंकि वस्तु की कीमत और उसकी मांग में विपरीत संबंध होता है। तो जब हम बात करेंगे कीमत मांग की, तो यहाँ पर कीमत मांग में जो यहाँ पर कीमत होता है और मांग की मात्रा में संबंध स्थापित किया जाता है, क्योंकि वस्तु की कीमत और मांग की मात्रा में विपरीत संबंध होता है। कैसा संबंध होता है? विपरीत संबंध होता है, उल्टा होता है। कहने का मतलब होता है कीमत बढ़ती है तो मांग की मात्रा कम हो जाती है, कीमत अगर कम होती है तो मांग की मात्रा बढ़ जाती है। तो ऐसे में जो कीमत मांग वक्र है, कीमत मांग वक्र ऊपर से नीचे इस तरह से कम गिरता हुआ होता है। देखिए जब कीमत यहाँ पर है तो मांगी जा रही इतनी मात्रा, ठीक है। जब कीमत कम होके नीचे आ रही है तो मांग की मात्रा में वृद्धि हो रही है, Q1 हो रहा है। तो ये जो मांग वक्र है इसको कीमत मांग वक्र की संज्ञा दी जाती है, जो कि वस्तु की कीमत और उसकी मात्रा के बीच में विपरीत संबंध को स्पष्ट करता है। ठीक है। दूसरे टाइप में है आय मांग। आय मांग वह मांग होता है जो उपभोक्ता की आय के अनुसार तय होता है। यानी कि वस्तु की वह मात्रा जो एक उपभोक्ता अपनी एक निश्चित आय पर खरीदने के लिए तैयार होता है, जितनी वो आय है उसी हिसाब से वो अपनी मांग करता है। तो उस मांगी जाने वाली मात्रा को आय मांग से नाम से जानते हैं, दैट इज इनकम डिमांड। आय मांग का अर्थ उन उपभोक्ता की आय और वस्तु के मांगी जाने वाली मात्रा के बीच के संबंध को कहते हैं। ठीक है। इसका मतलब होता है आय मांग का वस्तुओं और सेवाओं की उन मात्राओं से लगाया जाता है जो अन्य बातों के समान रहने पर, यहाँ पर केवल आय की बात करते हैं, कीमत वगैरह अन्य सभी कारक अपनी जगह पर निश्चित होनी चाहिए, की दशा में उपभोक्ता दी गई समय अवधि में अपने आय के विभिन्न स्तरों पर जितनी मात्रा खरीदने के लिए तैयार होता है। जब मान लीजिए एक उपभोक्ता की दिहाड़ी 100 रुपये है
तो वो किसी वस्तु की 2 यूनिट खरीदता है, उसकी इनकम बढ़ के 200 रुपये हो गई तो अब की मांग 3 यूनिट कर देगा, इनकम बढ़ के 500 यूनिट हो गई, डिमांड बढ़ के 5 यूनिट कर देगा। इस प्रकार से उसकी आय के विभिन्न स्तर पर जितनी वस्तु की मांग वो करता है उस वस्तु की मांग की मात्रा को आय मांग के नाम से जाना जाता है। अब जब उपभोक्ता की आय होती है तो इनकम के अकॉर्डिंग वो वस्तुओं को चुनता है। तो यहाँ पर इनकम के आधार पर, आय के आधार पर वस्तुओं को 2 कैटेगरी में बांटा गया। एक श्रेष्ठ या सामान्य वस्तु बोलेंगे, दूसरा होता है घटिया वस्तु। क्योंकि आपने देखा होगा इनकम के साथ साथ कुछ लोग जो है कुछ जो लो क्वालिटी के सामान है उसको खरीदना बंद कर देते हैं और अच्छी क्वालिटी, तो यहाँ पर इनकम क्वालिटी को बताता है। जिनकी इनकम कम होती है वो अपने लेवल का सामान खरीदता है, जिनकी इनकम ज़्यादा होती है जो हाई क्वालिटी का सामान खरीदता है। ऐसे में वस्तुओं को आय के आधार पर 2 प्रकार से बांटा जाता है, एक है सामान्य वस्तु और दूसरा है घटिया वस्तु। सामान्य वस्तुएं क्या होती हैं? सामान्य वस्तुओं के संबंध में आय मांग धनात्मक ढाल वाला होता है और यहाँ पर मांग का नियम लागू होता है। अगर हम बात करते हैं सामान्य वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जहाँ पर वस्तु की कीमत के बढ़ने के साथ साथ वस्तु की मांग घटती चली जाती है और आय के बढ़ने के साथ साथ वस्तु की मांग बढ़ती चली जाती है। इसका मतलब यहाँ पर हम बात करते हैं उपभोक्ता की आय और यहाँ पर बात करते हैं मांग की मात्रा। ठीक है, यहाँ पर जब उपभोक्ता की आय हम 100 रुपये है तो वस्तु की मांगी जा रही है 10 यूनिट। कितनी यूनिट? 10 यूनिट। और उपभोक्ता की आय बढ़ के 100 से हो गई 500 तो मांग की मात्रा हो जाएगी कितनी यहाँ पर? दैट इज मान लेते हैं 15 यूनिट। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर उपभोक्ता की आय और वस्तु की मात्रा के बीच में धनात्मक संबंध होता है। तो यहाँ पर हम शो करेंगे आय और यहाँ पर शो करेंगे हम मांग की मात्रा को, मांग की मात्रा। तो इस प्रकार से तो दोनों में संबंध होता है। इस प्रकार से होता है डिमांड आय के साथ साथ। ठीक है, तो इनकम जब कम थी तो मांगी जा रही थी इतनी मात्रा, अब इनकम बढ़ के यहाँ हो गई, बढ़ गई तो इसके साथ साथ वस्तु की मांगे जाने वाली मात्रा भी दर्शाया जाएगा। ध्यान में रखना यहाँ पर आय और मांग की मात्रा के बीच में संबंध शो कर रहे हैं हम, यहाँ पर कीमत नहीं है, आय को लिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कीमत और मांग की मात्रा में विपरीत संबंध होता है और कीमत को दिखाया जाए यहाँ पर होगी कीमत और यहाँ पर तो वो कीमत मांग हो जाएगी, तो यहाँ पर विपरीत संबंध होता है। ठीक है, कीमत और मांग की मात्रा में, लेकिन आय और मांग की मात्रा में धनात्मक संबंध होता है सामान्य वस्तु की स्थिति में। लेकिन वहीं पर दूसरे तरीके की वस्तु होती हैं जिसको हम बोलते हैं घटिया वस्तुएं। घटिया वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जब पर उपभोक्ता अपनी आय के बढ़ने के साथ साथ उसका प्रयोग कम कर देता है। इसकी गुणवत्ता कम होती है, इसलिए इसको हम जो है निम्न गुणवत्ता वाली वस्तुएं बोलते हैं। ठीक है, निम्न गुणवत्ता वाली वस्तुएं। और घटिया वस्तुओं को हम गिफिन वस्तुएं के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि प्रोफेसर गिफिन ने सबसे पहले इन वस्तुओं के बारे में बताया था। जैसे फॉर एग्जांपल मोटा अनाज होता है। कैसा अनाज? मोटा अनाज। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं ब्रेड, वाइट ब्रेड जो होता है, तो मोटा अनाज ब्रेड होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें निम्न गुणवत्ता वाली वस्तु होती हैं और बेसिकली यहाँ पर आएगा और मांग में विपरीत संबंध होता है। अगर यहाँ पर बात करते हैं निम्न क्वालिटी की, उपभोक्ता की आय पहले 100 है, इस वस्तु की 10 यूनिट प्रयोग करता था। अब उपभोक्ता की आय बढ़ के होगी 500 तो इसकी प्रयोग वो केवल 5 यूनिट करेगा, क्योंकि अब उसके पास इनफ इनकम है कि अच्छी क्वालिटी का सामान वो खरीदे। तो इसका मतलब होता है जब भी हम घटिया वस्तु की बात करते हैं और उपभोक्ता की आय और उसकी मांग की मात्रा में संबंध स्थापित करेंगे, मांग की मात्रा, तो यहाँ पर ऋणात्मक संबंध होता है। पहले आय ज़्यादा कम थी तो मांगी जा रही थी ज़्यादा मात्रा यहाँ पर, अब इनकी इनकम बढ़ गई, यहाँ पर हो गई, तो ऐसे में मांग की मात्रा भी कम हो जाती है। ठीक है, ये हो गई मांग वक्र। किसके लिए? निम्न गुणवत्ता यानी कि घटिया वस्तु की क्वालिटी। ध्यान में रखना, ये घटिया वस्तु की का डिमांड है। इसके अलावा
नेक्स्ट है तिरछी या आय मांग। तिरछी या आय मांग वहाँ होती है जहाँ पर किसी वस्तु की मांग यानी कि अगर हम बात करते हैं वस्तु चाय की मांग की बात करते हैं, चाय की मांग किसी दूसरी वस्तु की मांग से प्रभावित होती है, या तो वो कॉफ़ी की मांग से प्रभावित होंगी, कॉफ़ी की कीमत से, या फिर ये चीनी की कीमत। तो अगर किसी वस्तु की मांग किसी दूसरी वस्तु की कीमत से प्रभावित होती है तो उसे तिरछी या आय मांग बोलेंगे। और ये तिरछी मांग दो प्रकार की होती हैं, एक है स्थानापन्न वस्तुएं। देखिए, या तो हम चाय पिएंगे या कॉफ़ी बेचेंगे, ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है, एक दूसरे के बदले में प्रयोग किया जाता है, तो उसे हम जो है स्थानापन्न वस्तुएं बोलेंगे। दूसरा है पूरक वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग एक साथ होता है, जैसे चीनी और चाय का प्रयोग एक साथ होता है, तो यहाँ पर भी प्रभावित होगा। तो ये दो प्रकार की वस्तुएं होती हैं जो तिरछी मांग को पैदा करता है। ठीक है, तो अन्य मांग भी बोलते हैं, आय मांग भी बोलते हैं, और ये आड़ी मांग भी बोलते हैं, क्रॉस डिमांड के नाम से इसको जाना जाता है बेसिकली। अब ये होता क्या है उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले हम स्थानापन्न वस्तु की बात करते हैं। वे वस्तुएं जो एक दूसरे के बदले में प्रयोग होती हैं और दोनों का उद्देश्य एक ही होता है। जैसे हम अगर चाय पिएंगे या कॉफ़ी पिएंगे, दोनों को एक साथ तो पिएंगे नहीं, या तो चाय या तो कॉफ़ी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ठंडे का टाइम है, हम या तो स्प्राइट पिएंगे या फिर कहते हैं ये तो स्प्राइट लेके आओ या ड्यू लेके आओ। ठीक है, ये हो गया। यह भी कहेंगे कि आप ठंडा पिएंगे या फिर आप जो है लस्सी पिएंगे, ठंडा मतलब कोको कोला पिएंगे, लस्सी पिएंगे। तो ये सब स्थानापन्न वस्तुएं जिनका प्रयोग एक दूसरे के स्थान पे किया जाता है। यहाँ पर एक ही की कीमत से दूसरे वस्तु की मांग प्रभावित होता है। ऐसी वस्तुएं जब एक वस्तु की कीमतों में वृद्धि होती हैं तब अन्य बातें समान रहने की दशा में स्थानापन्न वस्तुओं की मांग में भी वृद्धि हो जाएगी। हम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। किसकी बात करते हैं? मान लीजिए हम बात करते हैं स्प्राइट एंड ड्यू की। स्प्राइट एंड ड्यू दोनों का प्रयोग ऐसे क्या होता है? ठंडे में गर्मियों में पीने के लिए होता है, ठंडक दिलाता है। स्प्राइट की कीमत और ड्यू की मांग की बात करते हैं। ठीक है, अब दोनों की कीमत मान लेते हैं एक समान है, 10 रुपए के हिसाब से दोनों का एक जो है छोटा छोटा बोतल आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी मांगी जा रही 5 यूनिट और इसकी भी मांगी जा रही 5 यूनिट एक साथ। हुआ ये, स्प्राइट की कीमत बढ़ के कितनी हो गई? 12 रुपये हो गई। स्प्राइट की कीमत बढ़ के हो गई 12 रुपये, जबकि ड्यू की कीमत जैसे कि 10 की 10 है, हमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो स्प्राइट पीने वाले भी अब ड्यू पीने लगेंगे, यानी कि ड्यू की मांग बढ़ के कितनी यूनिट हो जाएगी? 6 से 7 यूनिट हो जाएगी। मतलब एक वस्तु की कीमत में वृद्धि से दूसरी वस्तु की अगर मांग बढ़ती है तो उसको हम तिरछी मांग के नाम से जानते हैं, और ये स्थानापन्न वस्तुओं की स्थिति में होता है। इसका मतलब यहाँ पर लेते हैं स्प्राइट की कीमत, ठीक है, और यहाँ पर लेंगे हम ड्यू की मांग। ड्यू की मांग दोनों ही स्थानापन्न वस्तुएं हैं। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में धनात्मक संबंध पाया जाता है। कैसा संबंध पाया जाता है? धनात्मक, यानी कि एक वस्तु की कीमत और दूसरी वस्तु की मांग में पॉजिटिव रिलेशन होता है। किस प्रकार से? देखिए, अगर स्प्राइट की कीमत यहाँ पर है, ड्यू की मांग इतनी हो रही है, ये है इसकी कीमत और इसकी मांग। अब स्प्राइट की कीमत बढ़ गई, ठीक है, तो यहाँ पर ड्यू की मांग क्या हो जाएगी? मांग बढ़ेगी, क्योंकि स्प्राइट पीने वाले अब ड्यू पीने लगे। अब कहता है दोनों है तो एक चीज़, महंगा क्यों पे, उससे अच्छा दूसरा सामान भाई। तो इस प्रकार से दोनों के बीच में धनात्मक संबंध होता है, स्थानापन्न वस्तु की कीमत और संबंधित वस्तुओं की मांग में। दूसरा होता है पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं एक ऐसी वस्तु होती है जिनका प्रयोग किसी एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक साथ ही होता है। एक ही उद्देश्य की पूर्ति करेगा एक बार में और एक साथ प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम चाय बनाते हैं तो चाय में चीनी का प्रयोग करेंगे, तो चाय और चीनी दोनों का प्रयोग एक साथ होता है। तो अगर चीनी का रेट बढ़ जाता है, चीनी की कीमत बढ़ जाए तो चाय की मांग कम हो जाती है। इसका मतलब एक वस्तु की कीमत दूसरी की वस्तु की मांग के बीच में यहाँ पर विपरीत संबंध होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं हम चीनी की कीमत के बारे में, और यहाँ पर लेते हैं हम नीचे चाय की मांग। ये दोनों पूरक वस्तुएं हैं
दोनों का प्रयोग एक साथ होता है, तो यहाँ पर जो मांग वक्र होता है वो नीचे ऋणात्मक बनेगा। जब चीनी की कीमत ज़्यादा है तो चाय की मांग कम हो रही है क्योंकि लोग कम बनाएंगे। ठीक है, अब चीनी की कीमत कम हो गई तो चाय की मांग भी बढ़ जाएगी क्योंकि अब चाय बनाना सस्ता हो जाएगा। दोनों का एक साथ प्रयोग होता है। तो यहाँ पर पूरक वस्तु की कीमत और खरीदी जाने वाली मात्रा के बीच में कैसा संबंध होता है बेटा? विपरीत संबंध होता है। ये आपकी हो गई संबंधित वस्तु या तिरछी वस्तु, जिसको बोलते हैं आड़ी मांग। इसके अलावा कुछ मांग और होता है जिसको बोलते हैं अन्य मांग, अदर मांग, जिसमें एक होता है संयुक्त मांग। कुछ ना कुछ ये संयुक्त मांग पूरक मांग की तरह होता है, पूरक वस्तु की तरह होता है। बहुत सारी वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका प्रयोग एक साथ एक ही आवश्यकता को पूरा करने के लिए होता है, तो ऐसी मांग को हम संयुक्त मांग के नाम से जानते हैं। अगर कोई चीज़ खरीदते हैं तो एक साथ खरीदते हैं, एक साथ ही खरीदना पड़ता है। जैसे अगर हम क्रिकेट का गेंद खरीदेंगे, खेलेंगे किससे? बल्ला तो चाहिए ही चाहिए, गेंद बल्ला। जैसे हम जूता खरीदते हैं तो मोजा भी खरीद लेते हैं, खाली मोजा पहन के तो घूमेंगे नहीं, खाली जूता पहन के नहीं घूमेंगे। स्कूटर खरीदते हैं तो बिना तेल का, पेट्रोल के तो स्कूटर चलेगा नहीं। इसका मतलब ये होता है ऐसी वस्तुएं जहाँ पर एक की मांग होने से दूसरी की मांग ऑटोमेटिक होती है और दूसरी की मांग करना ही पड़ता है क्योंकि एक साथ ही प्रयोग हो सकता है दोनों का। ठीक है, तो ऐसी वस्तुओं को हम संयुक्त वस्तु के नाम से या संयुक्त मांग के नाम से जानते हैं। इसके अलावा है व्युत्पन्न मांग। देखिए, व्युत्पन्न मांग एक ऐसी मांग है जो डायरेक्ट मांग को नहीं बताता है। बहुत सारी वस्तुओं की मांग ऐसी होती है ना जिसकी मांग डायरेक्टली नहीं होती है, इनडायरेक्टली किसी और वस्तु की मांग की जाती है और उससे किसी और वस्तु की मांग पैदा हो जाती है। फॉर एग्जांपल, सीजन का टाइम है, त्यौहार का टाइम है, और आप सबको पता है त्यौहार के टाइम में कपड़ों की मांग बढ़ जाती है, कपड़ों की मांग बढ़ जाती है। ऐसे में दुकानदार वाले भी कपड़े ज़्यादा मंगाते हैं, तो कपड़ों की मांग बढ़ने से दुकानदार मांग करते हैं, दुकानदार करते हैं होलसेलर से और होलसेलर करते हैं फैक्ट्री वाले से मांग। अब फैक्ट्री वाले कपड़े बनाएंगे, क्या बनाएंगे? कपड़े। और कपड़े बनाने के लिए इनको फैब्रिक चाहिए और फैब्रिक से आप इनको क्या चाहिए? और साथ में सिलाई मशीन भी चाहिए। यानी कि कपड़ों की मांग बढ़ने से उधर सिलाई मशीन की मांग बढ़ गई। मतलब एक वस्तु की मांग मार्केट में बढ़ी क्योंकि लोग जो है सिलाई मशीन नहीं खरीद रहे हैं, लोग क्या खरीदेंगे? कपड़े खरीदेंगे। लेकिन कपड़े बनाने के लिए सिलाई मशीन चाहिए, तो फैक्ट्री वाले सिलाई मशीन पहले खरीदेंगे फिर कपड़े बनाएंगे। मतलब एक वस्तु की मांग से इनडायरेक्टली किसी अन्य वस्तु की मांग बढ़ जाती है, तो उसे हम व्युत्पन्न मांग के नाम से जानते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है कि जब एक ही वस्तु की मांग से दूसरी वस्तु की मांग स्वतः उत्पन्न हो जाती है, कोई इसकी मांग नहीं करता लेकिन अपने आप हो जाती है, तो इस प्रकार की मांग को व्युत्पन्न मांग के नाम से, देखिए यहाँ पर व्युत्पन्न लिखा, व्युत्पन्न मांग के नाम से जाना जाता है। कपड़े सिलने वाले कपड़ों की डिमांड से कपड़े सिलने वाली मशीनों की मांग बढ़ जाती है। इसके अलावा धागे की डिमांड बढ़ जाती है, कई सारी डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, इसके अलावा एक होता है सामूहिक मांग। सामूहिक मांग वह मांग होता है जहां पर किसी एक ही वस्तु को अलग अलग कार्यों के लिए एक साथ मांगा जाता है। मतलब एक ही वस्तु की मांग अलग अलग कार्यों के लिए जब एक साथ मांगा जाता है तो उस वस्तु की मांग को सामूहिक मांग बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं दूध को घर में चाय बनाने के लिए लिया जाता है, दूध को घर में नॉर्मली बच्चे को पिलाने के लिए किया जाता है, दूध की डिमांड मिठाई बनाने के लिए किया जाता है, दूध की डिमांड जो है लस्सी बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से दूध की डिमांड जो है अन्य बहुत सारी चीज़ें, दवाई वगैरह बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए किया जाता है। तो ऐसे में एक ही वस्तु जब अलग अलग वस्तुओं की मांग को पूरा करता है तो उसको सामूहिक मांग के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया? तो यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार की मांगों के बारे में बताया गया है। तो आपको क्या ये समझ में आया? क्या आपको कोई दिक्कत है? कहीं पर कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, कोई ग्राफ समझ में नहीं आया, कोई एग्जाम्पल समझ में नहीं आया, जो कुछ भी आपके मन में डाउट है तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछो। और कमेंट करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर भी कर दो। इसके अलावा पर्सनली कॉन्टैक्ट करना है तो व्हाट्सएप के थ्रू या फिर सोशल मीडिया के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।